दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हमारे मेहमान थे दीपक कुमार सिंह। वो बहुत इंस्पायरिंग इंटरव्यू था। आपने उसको बहुत पसंद किया, बहुत प्रमोट भी किया और हमने वायदा किया था कि दीपक कुमार सिंह हमारे बीच में दोबारा होंगे। आपके जितने भी प्रश्न हैं, सारे तो नहीं लेकिन कुछ मेन प्रश्नों को हम लोग दीपक जी के सामने रखेंगे। आज वो दिन आ गया है। आइए हम सब लोग मिलके स्वागत करें एक बार फिर दीपक कुमार सिंह जी का। दीपक सर, बार बार आपका स्वागत करने का मन करता है। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है इस शो में बुलाने का। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इतना सारा जो है आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी बुक्स में जो मैंने पढ़ी उसमें बहुत कुछ जो है मैंने सीखा है अपनी लाइफ में। तो आगे जो है सर कोशिश करेंगे। दैट्स ग्रेट दीपक सर। बहुत मैं पर्सनली बहुत उत्साहित हूँ फिर इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सर। मैं खुद दैट्स ग्रेट। अगर आपने दीपक सर का पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए और सीधे आप दीपक सर के पहले वाले इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे, जहां पे आप दीपक सर की स्टोरी को सुन सकते हैं और उससे इंस्पायर हो सकते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। दीपक सर, नहीं सर, पिछले इंटरव्यू में हमने बात किया था जी आपकी स्टोरी के बारे में और आपने बताया था कि आप पहले एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में थे जी। वो शायद इंश्योरेंस में थी, फिर जी, कुछ जी। इश्यूज आए, फिर आपने अलग नए तरीके से जीरो से कोई दूसरी कंपनी चुनी और उसमें काम किया जी। और आज आप उस कंपनी में टॉप लेवल पे हैं। अगर एक डायरेक्ट सेलर को ये चेक करना है कि वो सही कंपनी में है या नहीं, या वो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है, तो सही कंपनी कैसे चुने? जी सर, मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। उस कंपनी में मैंने जस्ट ऐसे ही काम किया क्योंकि कोई ऐसा लॉ या कुछ गाइडलाइन कुछ नहीं था। राइट। तो 2016 में गाइडलाइन आई तो मैंने उसको अच्छे से स्टडी किया क्योंकि इतना इंतज़ार था कि भाई कोई चीज़ हमारे पास आए। मैंने स्टडी किया तो क्या सही है क्या गलत है थोड़ा सा लगा। तो मुझे लगा जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ वो उसके हिसाब से नहीं है और वहाँ पर गुंजाइश भी नहीं थी कि वो शायद उसको मॉडिफाई करेंगे या कुछ चेंज करेंगे। तो गाइडलाइन आने के बाद में मैंने अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व किया और सर्चिंग मोड में डाला कि भाई इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ पैसे की उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पैसा मैंने पहले प्रोजेक्ट से बहुत कमाया हुआ था और मेरे पास लोगों की जिम्मेदारियां थी, मेरे को जो फॉलो करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से है कि मैं सही चीज़ उनको दूँ। तो मैंने एक सर्च किया और 5-6 महीने स्टडी करके अच्छे से फिर एक डिसीजन लिया और उसमें मैंने काम करना शुरू किया क्योंकि वो अभी तक जो काम किए थे उससे बिल्कुल अलग था। वेलनेस को लेकर के हम लोग आगे बढ़े तो उसमें स्टडी किया, टीम को डुप्लीकेट, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आज उस पर टॉप अर्नर हूँ, टॉप रैंक पर हूँ। तो ये जो कंपनी को सेलेक्ट करना उसके लिए, जैसे आपने किसने सवाल पूछा सर? ये बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है सर, यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक्स सर, आपने ये पूछा और लोगों तक जाए। देखिए सर, कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो उसमें जो सेल्स है मेन है डायरेक्ट सेलिंग। राइट सर। तो प्रोडक्ट के ऊपर जो प्लान चलते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान, एक्चुअली प्रोडक्ट बेस्ड प्लान की आड़ में दूसरे प्रोडक्ट बेस्ड प्लान भी चल रहे होते हैं। मनी सर्कुलेशन एक्चुअली मार्केट में कुछ तो कंपनी है, कुछ कंपनी जैसी है। तो हमें कैसे पता चल रहा है कंपनी जैसी कौन सी है? तो उसके सिंपल 2-3 चीजें हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरी बात कि आपका एक बार नेटवर्क बनना बंद हो जाए तब भी आपको अर्निंग आनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आपसे जुड़ गए हैं वो रीपरचेज कर रहे हैं। यानी ज्वाइनिंग पर पे आउट नहीं होना चाहिए, पे आउट होना चाहिए वॉल्यूम पर। यानी मैंने हम जो बिजनेस किया उसके ऊपर मेरा इंसेंटिव बनना चाहिए और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो रिपीट ऑर्डर जिसका है। प्रोडक्ट नीडफुल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ यूएसपी होनी चाहिए। कॉमन प्रोडक्ट जो सब बेच रहे हैं वही आप बेचेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग का कस्टमर आपका कभी भी आपके साथ कंटिन्यू रहेगा, उसको वो चीज नॉर्मली कहीं मिल रही है वहां से ले लेगा। तो आपका प्रोडक्ट एक तो दमदार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप और मैं जो है सिर्फ जो लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े वही जानते हैं हमें। हम किसी नए कस्टमर के पास जा रहे हैं, हम शाहरुख खान अमिताभ बच्चन नहीं है जो हमें शकल देख करके वो ले लेंगे। तो प्रोडक्ट में आपके रिजल्ट है, पहली बार तो ले लेंगे, हो सकता है आप किसी के साथ मैं गया हूँ उसके बहुत अच्छे रिलेशन है उनके बेस पे ले लिया, बट दोबारा वो कब लेगा? जब प्रोडक्ट में दम होगा, आपका प्रोडक्ट यूनिक होगा। तो आपके जो सेल है उसके ऊपर आपका इंसेंटिव होना चाहिए, ना कि ये पूल वो पूल और बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं। वो
ये सबसे पहले हमें और देखना है। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स में ये बहुत ओपन है बहुत कि open आपका है। जो वॉल्यूम है, जी। जो पैसा है वो और सेल्स से अफोर्डेबल भी होना चाहिए सर, अफोर्डेबल होना चाहिए। अफोर्डेबल होना चाहिए और यूनिक और यूएसपी उसमें होनी इंडिया की चाहिए, कंडीशंस जो है उसको फॉलो करने उसको वाला फॉलो product। करने वाला होना चाहिए। Yes, एक तो ये चीज़ होगी सर। तो सर इसमें जो दूसरी चीज़ है जो सबसे ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपका जो मार्केटिंग प्लान है वो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। ओके। यानी हमें पता होना चाहिए कि मैं इस महीने इतना बिजनेस करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख का बिजनेस किया तो मेरा पे आउट कितना बनेगा, मैं 5 करोड़ का करता हूं तो मेरा कितना बनेगा। कई बार क्या होता है हम बिजनेस देते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि उसका पे आउट आएगा कितना, तो प्लान में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मुझे अपनी बात याद आ रही, जब हमने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की जी। तो उस समय फिजिकल फॉर्म हम भर के भेजते थे कंपनी में। तो फॉर्म भर के हमने भेज दिया तो हम बता देते थे, मैं कैलकुलेट करके बता देता था कि भाई तुझे 525 रुपये आएगा, तुम्हें 827 रुपये आएगा। यही चीज़ सर। और फिर भाई उतना ही आता था, तो लोग सरप्राइज करते थे, यार आपको कैसे मालूम कि हमें इतना आएगा। जी जी जी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है जी, और कॉन्फिडेंस भी उससे बिल्डअप होता है। जी 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 जी। Right. ये चीज़ है। दूसरा सर, कंपनी का बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है कि इसके जो प्रमोटर हैं, जो मैनेजमेंट है, उनको कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। ऐसा नहीं बहुत बड़ा प्रोफाइल है, इन्होंने हाईवे बनाए थे, इनके शुगर मिल हैं, तो उसका डायरेक्ट सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो कितने प्रोफेशनल हैं, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या उनकी सर्विसेज ठीक हैं, ऑन टाइम है, प्रोडक्ट डिलीवरी, ये सारी चीज़ें, पे आउट जो है उनका टाइम से है, उनके जो रिवार्ड्स हैं, ये सब जो होता है प्रमोशंस, ये टाइम से वो दे रहे हैं। उसे नियत पता चल जाती है कि कंपनी का जो 1-2 साल जो भी चलता हुआ हो गया है कि ये किस तरह से आ गए ना। वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मतलब प्रोडक्ट हम लोग देखें, प्लान उसका ट्रांसपेरेंट हो जी, और आपने कंपनी की जो बैकग्राउंड है उसकी वो देखना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है सर। कंपनी में काम करना और कंपनी चलाना, इन दोनों के लिए अलग अलग लोग बने। दैट्स गुड। ये बहुत वैलिड प्रश्न आपने उठाया है दीपक सर जी। बहुत सारी कंपनियां जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर रही थी, जी जी जी, और उनको लगा कि हम डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसे ही कर देंगे, और वो डायरेक्ट सेलिंग में आई और वो बहुत अच्छा नहीं कर पाई, और उससे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ। जी 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 जी। उसके पीछे मेन यही कारण है कि उसके जो प्रमोटर है उनको नॉलेज है या नहीं, उनको कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, उन्होंने कहीं काम किया है या नहीं किया। दैट्स ग्रेट सर। जी सर। व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन लेता हूँ दीपक सर। बिल्कुल सर। धर्मराज यादव जी लिखते हैं, आप अपनी कंपनी में टॉप लेवल कैसे अचीव करें? और ये प्रश्न इसलिए वाजिब है आपसे क्योंकि आप अपनी कंपनी के टॉप अचीवर हैं। जी जी यादव जी, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। और सबका उद्देश्य होता है, सबका टारगेट ये होता है कि जब मार्केटिंग प्लान देखते हैं कि ये टॉप रैंक कैसे आ जाए, है ना। ये जो यहाँ पर एक लाइफस्टाइल होता है, पैसा होता है, ये कैसे आए, है ना। बात सही है, लेकिन सर मैं यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा आपसे कहूँगा कि जो टॉप रैंक है उसे थोड़ी देर के लिए आप उठा के साइड रख दीजिए। ओके। उसको आप थोड़ा सा उस पर फोकस मत करिए। टॉप रैंक अचीव करना है, बट उसको रात दिन उस पर फोकस नहीं करना। फोकस करना है आपको अभी ये जो आपका नेक्स्ट रैंक है। राइट। आपको जो प्लानिंग करनी है वो वीकली करनी है, मंथली करनी है, क्वार्टरली करनी है, ईयरली करनी है ना। आपको डेली जो एक्टिविटीज हैं उस पर आपको काम करना है। आपकी खुद की क्या एक्टिविटी है, आपके जो फ्रंट लाइन है, आपके जो कोर टीम है, उसकी क्या एक्टिविटी है। बहुत डेप्थ तक तो आप भी नहीं जा पाएंगे, बट आप जिस लेवल तक जो आपकी कोर टीम है या 2-3 लेवल के जो लीडर्स हैं आपके, वहां तक आपको फोकस करना है। तो आपने डेली एक्टिविटी पे फोकस करना है, आपको वीकली आपने फोकस करना है, और मंथली। तो ये शॉर्ट टर्म जो आपके प्रोमो निकलते हैं कंपनी में, शॉर्ट टर्म जो आपके ऑफर्स आते हैं बहुत सारे कि आपको बैंकॉक का ऑफर आ गया, ये आ गया, सब कंपनीज प्रमोशन करती हैं। राइट। इन पर फोकस करना है, और आपने नेक्स्ट रैंक कैसे अचीव करना है उसकी प्लानिंग करनी है। तो आप स्टेप वाइज आप आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको जैगुआर लेनी तो उससे पहले आपको कम से कम 4 गाड़ियां लेनी पड़ेंगी। वो आपको वहां तक पहुंचाएंगी। आप सीधा टॉप रैंक पे फोकस करेंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा। अब मैं यहाँ से मुझे बेंगलोर जाना है, तो अभी उसके लिए स्टेप है, मुझे एयरपोर्ट जाना है, फिर ये सीधा मैं बेंगलोर के बारे में नहीं सोच सकता। पहले घर से निकलने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा प्लान करना है। टॉप लेवल हो गया हमारा लॉन्ग टर्म गोल, लेकिन उससे पहले के जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल हैं, माइक्रो गोल्स हैं, सर, उस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल डेली एक्टिविटी ऑन द माइक्रो गोल। दैट्स ग्रेट। राइट सर। वंडरफुल सर। अगला प्रश्न ले रहा हूं सर। ये प्रश्न है पवन DKM का। जी सर, इस बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अक्सर लोग क्यों छोड़ देते हैं? आपकी नज़र में क्या कारण है? पवन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं लगभग 15 साल इस इंडस्ट्री में हो गए हैं।
इतने सारे लोग आए चले गए और बहुत अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी की, एक साल के अंदर बहुत अच्छा उन्होंने पैसा भी कमाया, बट वो छोड़ गए इस चीज़ को। तो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वो क्या होता है कि एक नया आदमी बिजनेस ज्वाइन करता है और वो किसी के प्रेशर में या फिर ऑब्लिगेशन में, कोई आया रिलेटिव है उसे मना नहीं कर सकते, कर लिया, आ गए, फिर उसने सोचा चलो काम कर भी लेते हैं, 1-2 मीटिंग में आए, सेमिनार में बुलाया, वहाँ से प्रभावित हो गए और काम करना शुरू हो गया। लेकिन वहाँ उन्होंने सबसे बड़ी गलती जो क्या की है कि पहले दिन ही पहला प्लान कलकत्ता में दिखाया, दूसरा उनको कोई जानने वाला वो चेन्नई में चला गया, तो उनका वो ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वो वाली बात हो जाती है। तो वो जो गलत प्रैक्टिसेस हैं कि एक किसी ने कहा वहाँ चलना है वहाँ चले गए, किसी ने कहा इधर जाना है वहाँ चले गए, बिना प्लानिंग के काम करना, तो उससे जो है वो जब अर्निंग्स नहीं होती अर्निंग्स होती भी है तो खर्चे उससे ज़्यादा होते हैं, लोग टूट जाते हैं। राइट। दूसरी बात, एक आदमी आता है प्लानिंग करके, जैसे मैं आपको बताऊं फर्स्ट कंपनी भी जब करी डायरेक्ट सेलिंग, बहुत दिन से देख रहा था, मन बना करके इसमें लगा और मुझे ये था कि मुझे यहाँ करियर बनाना है। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं कि चलो यार ठीक है साइड में इनकम हो जाएगी, बहुत सीरियसली प्लानिंग करके नहीं आते हैं, तो वो छोटे छोटे चैलेंजेस देख करके टूट जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करनी है कि जब बिजनेस स्टार्ट करें तो अपने 50 किलोमीटर के दायरे में करें, क्योंकि आपको लोगों को सपोर्ट भी करना है। आपने पहला ही ग्रुप शुरू किया 500 किलोमीटर पे, आपको वहाँ जाने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा, आपको पहले बजट देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, आप वहाँ कभी कभी जाओगे तो वो बिजनेस नहीं चल सकता। यहाँ सबसे मेन चीज है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी, आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करना पड़ेगा और लोकल से शुरू करें, जैसे जैसे अर्निंग बढ़े वैसे वैसे आप अपना दायरा भी बढ़ाएं। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न है डॉक्टर घनश्याम चौहान का। जी सर, आज मार्केट में बहुत से क्रिप्टो करेंसी प्लान चल रहे हैं जी, ये सही है या गलत? सर मैं घनश्याम जी से ही एक छोटा सा बात करता हूँ, आप अपना दिमाग यूज करिए, एक छोटी सी बात है। क्रिप्टो करेंसी यानी वो करेंसी, हाँ, यानी भारतीय रुपया हो गया, मान लीजिए आप ही की बात मान लेते हैं, वो करेंसी है। अब डॉलर भी करेंसी है। अब आप सोचिए, क्रिप्टो को हटा दीजिए, भारतीय रुपए में, इंडियन करेंसी में हम कोई प्लान लेके आए आपसे कि आप इतना दो, इतना मिलेगा और वो इतना और किसी का लगवाओ, क्या ये लीगल है? 1978 मनी सर्कुलेशन एक्ट है इंडिया में बना हुआ मनी सर्कुलेशन के ऊपर, सो इलीगल है। यानी कि आप कोई प्रोडक्ट ना सेल कर रहे हैं ना परचेज कर रहे हैं, नाम में ही क्रिप्टो करेंसी, यानी कि वो करेंसी है, आप उस करेंसी को ही तो घुमा रहे हैं, तो ये मनी रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ? चलिए सर, एक चीज और है इसमें सर, राइट, क्रिप्टो गलत नहीं है, क्रिप्टो तो बहुत सारे कॉइन है, बिटकॉइन है और सारे कॉइन है, पूरी दुनिया में लोग उन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं, चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का भी क्या होगा क्या नहीं वो अभी छोड़ देते हैं, फिलहाल तो वो अभी उन्होंने नहीं किया, सिर्फ टैक्स लगाया, ये चीजें हुई हैं। लेकिन आप सोचिए जो MLM में उसको चला रहे हैं वो 100% गलत है, 100% गलत 100% गलत और है। जो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल उससे तुरंत दूर हो जाएं। दूर जाए। उसमें होता क्या है, कंपनी क्या करेगी, आप क्रिप्टो में प्लान लेके आएगी, आप बिटकॉइन खरीद करके ज्वाइनिंग करेंगे या कोई भी लीगल कॉइन जो इंटरनेशनल मार्केट में सेट है उससे आप ज्वाइन कर रहे हैं, और वो अपना कोई अर्जी फर्जी का कॉइन, मान लो दीपक कॉइन आपको पकड़ा देंगे और बोलेंगे कि धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, 2 साल बाद ये अनलॉक होगा, ये होगा, तो आपसे असली कॉइन तो वो पब्लिक से लेकर के अपने एसेट बना रहे हैं और आपको जो एक फर्जी कॉइन पकड़ा देंगे और थोड़े दिन बाद वो बंद हो जाएगा। तो वो चीजें चल रही हैं सर। तो करेंसी मतलब मनी रोटेशन ही है एक तरह से। दीपक सर का बहुत स्पष्ट जवाब है कि अगर आप MLM के नाम पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट के रूप में लेके आ रहा है तो बिल्कुल आप 100% उससे दूर हो जाइए, और दूर ही नहीं हो जाइए अपितु जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, आप उनको बल्कि शिकायत भी कीजिए कि इस प्रकार से कोई काम चल रहा है। काम चल रहा है, बिल्कुल सर, यही मैं कहना चाहता हूँ। दैट्स ग्रेट दीपक सर। अगला मैं प्रश्न ले रहा हूँ, ये प्रश्न है साइलाज डिजाइनिंग का। जी, डायरेक्ट सेलिंग को लोग कब अपनाएंगे, कोई विश्वास क्यों नहीं करता? बहुत अच्छा प्रश्न है सर। अब देखिए सर, आपको लगभग 3 साल हो चुके हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज, इतने सारे अचीवर आपके पास यहाँ आए हैं, तो यानी एक छोटी सी चीज़ है, मैं सर से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप खुद अपनाइए। सबसे पहले हमारे यहाँ साथ दिक्कत क्या है सर, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स को भी देखा, नेटवर्कर को, जो अच्छा कमा रहे हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, उनसे कोई पूछ ले कि सर आप क्या करते हो, कोई स्ट्रेंजर किसी पार्टी में या हो, वो बोलेगा मैं वेलनेस कोच हूँ, मैं जो हूँ मोटिवेटर हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, है ना। उसका बच्चे से कोई पूछे पापा क्या करते हैं, तो उसका कुछ और होगा, उसकी वाइफ से कोई पूछे वो क्या करते हैं। सर हम खुद नहीं अपना पा रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे मैं नेटवर्कर हूँ,
मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ। मेरी बेटी से कोई पूछे मेरे पापा क्या करते हैं, बोलेंगे वो नेटवर्कर है, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। तो पहले तो हमें खुद को अपनाना पड़ेगा, प्राउड से आपको बोलना पड़ेगा, यस मैं डायरेक्ट सेलर हूं, मैं नेटवर्कर हूं, द नेटवर्कर आप अपने प्रोफाइल पे लिखिए। तो आपको सबसे पहले जरूरत है खुद अपनाने की। लोग अपनाएंगे सर, और लोग अपना रहे हैं तभी हम लोग के अचीवमेंट हो रहे हैं। इतने सारे लोग आप सर के जो चैनल पर आप लाइन लगी हुई है, यहाँ पर इतने हर मंगलवार को आप एक नए सेलिब्रिटी से मिलते हैं जिसने अपनी नई लोगों की लाइफ चेंज की है। तो लोगों ने अपनाया है तभी तो की है सर। राइट सर। तो सबसे पहले हमें खुद अपनाना पड़ेगा, हमारी फैमिली को ये अपनाना पड़ेगा, तब जा करके। बहुत सारे लोग हैं सर, उनके घर वालों को नहीं पता कि ये क्या इंडस्ट्री है क्या नहीं। और जब हम अपनाएंगे सर और कमिटमेंट के साथ में काम करेंगे तो उस कमिटमेंट को देख के लोग आएंगे, विश्वास करेंगे। बिल्कुल सर। हमें ही अगर आधा अधूरा विश्वास रहेगा, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर तो मुश्किल हो ही जाएगी सर। बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, इतने सालों से पूरी दुनिया में चल रही है, और इंडिया में भी बहुत अच्छा फ्यूचर है ये है। तो हमें सबसे पहले खुद अपनाना पड़ेगा। दैट्स ग्रेट, यही चीज मेरा मानना है। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं सर, ये है डायमंड वर्ल्ड मोटिवेशन जी। लिस्ट खत्म हो जाने पर क्या करें? ये भी बहुत अच्छा है। मेरे बहुत सारे लोग इस चीज को पूछते हैं, सर हमारी लिस्ट खत्म हो गई। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं सर, लिस्ट कभी खत्म होती ही नहीं है। आज तक किसी की लिस्ट खत्म नहीं हुई है। और हिंदुस्तान में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं तो वहां कैसे खत्म हो जाएगी? हो ही नहीं सकती सर, पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली शुरू में हम क्या करते हैं, अपने रिलेटिव्स की लिस्ट बनाई, अपने आसपास के जो लोग हैं सिर्फ उनकी लिस्ट बनाई और फुल स्टॉप। वो 50 नाम लिख दिए, 100 नाम लिख दिए, उसी को हम लिस्ट मानते हैं। जबकि ये एक पूरा प्रोसेस है। लिस्ट आपकी वो, जैसे मैं एग्जांपल भी देता हूँ, हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ती रहनी चाहिए, ग्रोइंग मोड में रहनी चाहिए। और जब हमारी टीम में लोग आते हैं सर, मेरी टीम में 4 लोग आए, तो उन 4 लोगों की जो लिस्ट है वो भी तो मेरी लिस्ट है ना सर। हमने क्या करना है, उन लोगों को डुप्लीकेट करना, उनको सिखाना है और उनकी लिस्ट पे काम करना है, आगे से आगे, आगे से आगे। आज मैं बताऊं, मेरे साथ जो कई लाख लोग हमारे साथ में आज एसोसिएट हैं, मैं उनमें से यदि मैं डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने से पहले मैं सोचूं तो मेरे सपने में भी वो लोग नहीं आए थे। यस यस यस। अपनी जो आपकी पर्सनल लिस्ट होती है वो तो जस्ट एक स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा चीज है। असली लिस्ट तो जब आप काम करेंगे तब आपको लोग मिलेंगे, मिलते जाएंगे, और लोगों से लोग मिलते हैं। उसके लिए आपका एक्टिव होना, काम करना, सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आज लिस्ट किसी की खत्म हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, आपने जैसे कहा अभी 140 करोड़ लोग हैं, आप उसके 10% तक भी पहुंचेंगे, ये डबल हो चुके होंगे। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, जब तक उनको कवर कर चुके हैं, जो आज पैदा हो रहा है वो 18 साल का हो चुका होगा तब तक। और मैंने कहीं पे एक चीज सुनी सर, वो बहुत इंस्पायरिंग है, स्पेशली कि आप 4 लोगों के माध्यम से जी दुनिया के किसी भी आदमी तक पहुंच सकते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचना है, हमारे पास कुछ ऐसी सूचना है जो हमें उनको देनी है जी, और उन्हीं को देनी है और किसी को नहीं देनी जी। तो कैसे पहुंचे? अगर वो सूचना उतनी इंपॉर्टेंट है तो हम कोई बीजेपी का कोई एक लीडर ढूंढेंगे जी, उसको बताएंगे, उसको कन्विंस करेंगे जी। वो अगर कन्विंस हो गया तो वो किसी मिनिस्टर को कन्विंस करेगा जी, और मिनिस्टर को कन्विंस करेगा तो हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज मुझे लगी कि कोई भी व्यक्ति है, आपने बस आपके अंदर में इच्छा हो और आपके पास में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जी, कि जिससे सामने वाले व्यक्ति को ये लगे कि हाँ यार, मेरे लिए ये जानना या उस व्यक्ति से मिलना इंपॉर्टेंट है। वो पाथ क्रिएट करना पड़ता है। हाँ, वो पाथ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा जी जी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि उस पर बस थोड़ा सा काम आने की जरूरत है। लिस्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकती। और हनुमान की पूंछ वाला बड़ा अच्छा एग्जांपल आपका है सर, वो बिल्कुल याद रहेगा, जेल में रहने वाला है। वो बढ़ती रहनी चाहिए, जैसे जैसे वो कपड़ा लपेटते थे और उतनी बढ़ जाती थी। तो जैसे जैसे हम प्लान कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, वो उतनी बढ़ती जानी चाहिए, कभी खत्म नहीं। और मैं इसके लिए एक टर्म यूज करता हूँ जी, ABP, ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव। यस सर, प्रोस्पेक्टिंग मोड। हाँ, मैं इसको कुछ ऐसे बोलता हूँ, जैसे मोबाइल आपका साइलेंट मोड पे है या है, आपको प्रोस्पेक्टिंग मोड पे रहना है। यस यस, है ना, अपने आप को प्रोस्पेक्टिंग मोड पे डाल दो। हर व्यक्ति में कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर नजर आना चाहिए। यस सर, यस सर, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। सरजू प्रसाद मौर्य जी का प्रश्न लेता हूँ अगला जी। सर, आप दिव्यांग होते हुए फील्ड में काम कैसे किए? क्या आप कभी हताश नहीं हुए? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है सर। और मौर्य साहब, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो फिजिकली डिसेबिलिटी है
वो यहाँ पर 10% भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 90% जो पड़ता है वो मेंटली आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आप मेंटली डिसेबल बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं मैं कह रहा एबनॉर्मल है या कुछ है, लेकिन सारा गेम आपके माइंड से है। आपकी विल पावर कैसी है, आपका एटीट्यूड क्या है उस चीज को लेकर के, राइट। आपका यदि पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपने ठान लिया, तो ये फिजिकल चैलेंज कुछ भी नहीं है। आप खुद देखिए, अरुणिमा सिन्हा का आप केस देखिए, हम लोग बहुत उनको बताते हैं, लोगों को बहुत सारे एग्जांपल भरे पड़े हैं दुनिया के अंदर कि वो उनका एक लेग नहीं था और उन्होंने उस टाइम जो चलने की नहीं उनको लग रहा था कि कैसे खड़ी होंगी, उस टाइम उन्होंने सोचा कि मुझे एवरेस्ट करना है, और आप एवरेस्ट ही नहीं, उन्होंने दुनिया की सारी चोटियां जो है वो फतेह की हैं एक तरह से, है ना। तो ये कुछ भी नहीं है, मेन आपका माइंड है, माइंड सेट है। यदि आपने किसी चीज को ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो आप उसको कर लेंगे, ये कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। मुझे प्रॉब्लम आती थी, जैसे मैंने अभी लास्ट इंटरव्यू में शेयर किया आपको कि वो रात को प्रॉब्लम आती चलने फिरने में, इसमें बस में चढ़ने में आती थी। सबके सॉल्यूशंस हैं। मैं आपको बताऊं, मैं पहले जब मैंने काम शुरू किया उस टाइम, तो मैं बैसाखी यहाँ से चलता था, जो बगल में बैसाखी लगाते हैं। तो मुझे सबसे बड़ी चैलेंज क्या आता था सर, कि सीढ़ी पे कैसे चढ़ूं, क्योंकि सीढ़ी पे तो ऐसे रखना पड़ेगा। तो मैंने फिर सॉल्यूशन निकाला, फिल्म में देखी थी वो संजय दत्त एक स्टिक लेता था, तो मैंने कहा यार ये लेनी चाहिए। मैंने वो स्टिक के साथ मेरा बैलेंस नहीं बना, फिर मैंने एक बैसाखी एक स्टिक, उससे धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, धीरे धीरे तो फिर दोनों स्टिक से। आज आप यकीन नहीं करेंगे सर, जहां मैं 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, मैं 4 फ्लोर चढ़ जाता हूँ। अरे वाह, राइट सर, वो प्रैक्टिस की। जब मैंने काम करना शुरू किया सर, तो मैं बैठ करके मीटिंग करता था, किसी यहाँ गया बैठ के मीटिंग, लेकिन जब टीम साइज बड़ा हो गया तो बीओपी लेनी पड़ी। मैं उसमें 50 लोग हैं, 40 लोग हैं, वो बैठ के मैं फील ही नहीं आता था, बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ बैठकर, किसी को दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा, मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं होता था। तो मैंने कहा ये खड़े होकर लेनी है। अब खड़े होने का मेरा जो मैक्सिमम है वो 10 से 15 मिनट में खड़ा हो सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खड़ा हो सकता था, है ना। दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैंने कहा इस पर तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे सेमिनार्स लेने हैं और मुझे करना तो है ही। तो सर मैंने अपने ऊपर काम किया और खड़े होने की प्रैक्टिस की। अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे, जब बस में मैं जाता था, सीट खाली होती थी, मैं खड़ा होता था। अच्छा। लोग मुझे देख करके वो कहते हैं सर बैठो बैठो भैया बैठ जाओ, तरस आता था लोगों को, वो ऐसा फील करते थे। मेरे लिए अच्छे के लिए बोलते थे, कहीं गिर ना जाए झटका लग के, लेकिन सर मैं खड़ा रहता था। मैं कहता नहीं आप बैठ जाओ, और मैं खड़े होने की प्रैक्टिस। जब कोई ज्यादा पीछे पड़ता था, मैं बोलता मेरे पैर मुड़ते नहीं है भैया, ये ऐसे ही रहता है, मुझे खड़े होकर जाना पड़ेगा, तब वो पीछा छोड़ते थे। तो सर मैं खड़े होने की मैंने प्रैक्टिस इतनी की है कि आज मैं 6 से 8 घंटे की वर्कशॉप लेता हूँ। क्या बात है। परसों मेरी अभी यहाँ रेडिसन में वर्कशॉप थी, तो 10 बजे से 6:30 बजे तक मैं नॉन स्टॉप खड़ा रहा। तो 3-3 दिन की मेरी वर्कशॉप होती हैं। तो आज वो प्रैक्टिस करते करते आज ये पोजीशन है कि मैं 8-8 घंटे की वर्कशॉप ले रहा हूँ सर। वंडरफुल। तो ये क्या है, अब ये जो फिजिकल डिसेबिलिटी या वो कहाँ गई, वो तो यहाँ थी ना सारी। तो सर यही चीज है, बहुत सारे लोग जो बिल्कुल फिजिकली फिट हैं वो सोचते हैं आज गर्मी है, आज जाएंगे नहीं, आज बारिश है, आज तूफान है, आज ये है। तो सर मेरा मानना है या तो लोग पैसे बनाएंगे या बहाने, और जो बहाने बनाते हैं वो पैसे कभी नहीं बना सकते। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। अंतिम प्रश्न है सर जी, कामयाबी का शर्त या तरीका। जी, मतलब एक आदमी ये सोचे यार मैंने तो तरीका मिल जाए जी, उसके भले उस कामयाबी मिल जाए, जो दीपक जी कहेंगे मैं कर दूंगा, जी, क्या करें सर? वो तरीका ये है, सबसे पहले अपने आप को अपग्रेड करें। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी सिखा दीजिए। मैंने चलो प्रोस्पेक्टिंग करनी आ गई, नहीं आई मैं देता हूं आपको 100 प्रोडक्ट, 100 प्रोस्पेक्ट मैं आपको दे रहा हूं, क्या आप हैंडल कर पाओगे? राइट, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। वो आपके पास आएंगे, आप एक दूसरे की तरफ मुंह देखते रहोगे, आप उसको कुछ बता ही नहीं पाओगे। आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आ गया, आपने ऑनलाइन आ गया, ऑफलाइन आप हैंडल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए, अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा करिए, अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में पूरी नॉलेज रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। सर निरंतर प्रयास, रेगुलर कंटिन्यूअस एफर्ट। आप देखिए, आप मक्खन निकाल रहे हैं, आज आपने थोड़ा सा घुमाया, फिर आप कहीं काम में लग गए, फिर आपने थोड़ा सा घुमाया, फिर कोई गेस्ट आ गया, है ना। आप जीवन भर करते रहिए, नहीं निकलेगा। आप जिम में जाइए, आप बॉडी बनाना शुरू करिए, कभी आप चले गए महीने 2 महीने में, क्या बनेगी? नहीं। तो कंटिन्यूअस एफर्ट आपको करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा। और डाउट मत करिए सर, डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचिए। अभी भी आपको लगता है गलत है, स्विच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से सोच करके जब आपको कॉन्फिडेंस हो, हाँ ये प्रोजेक्ट अच्छा है, मैं इसको कर सकता हूं, जितने भी डाउट है पहले दिन खत्म कर दीजिए। उसके बाद में फिर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, फिर मुड़ के नहीं देखना।
तो सिंपल यही है सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, निरंतर आपको प्रयास करना है, बीच में छोड़ना नहीं है उसको, राइट, किसी भी हालत से। लोग सर नेटवर्क मार्केटिंग में फेल नहीं होते, वो छोड़ देते हैं। अंगद की तरह पैर जमा लेना है सर। फिर कोई हिला नहीं पाए उसको। बस यही मैंने किया है सर, और इसी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। दैट्स ग्रेट दीपक सर, बहुत सारा ज्ञान है आपके पास में, बहुत सारी विजडम है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने किया है। और दोनों एपिसोड से जो मैंने सीखा ना, वो सीखा आपसे पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, कैसी भी परिस्थिति है उसको पॉजिटिव रूप में कैसे कन्वर्ट करें। और मुझे लग रहा है कि ये अगर आ जाएगी तो फिर लेवल तो बहुत छोटे हैं, हम जिंदगी को असली रूप में हम लोग उसको जी पाएंगे। जी सर। तो सर यही है, अपने लिए, कंपनी के लिए ये तो बहुत छोटा, आप जैसे कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए आप काम कर रहे हैं सर, है ना। एक उस लेवल पे जब चल जाता है तो ड्रीम्स, विजन, वो सब और बड़े लेवल पे जाते हैं। ये तो बहुत छोटा है कि मुझे ये टॉप रैंक लेना, ये लेना, ये कुछ नहीं है। इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा खुला आसमान है, जितना आप उड़ सकते हो उड़िए। आप दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पर। दैट्स ग्रेट दीपक सर, एक बार फिर दिल की गहराई से सभी व्यूवर्स की तरफ से जी बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सर। हमारे चैनल पे कोई भी आता है तो बस हम उससे यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग मिलके, जी अब तक तो कंपनी के लिए काम कर रहे थे, अब इंडस्ट्री के लिए मिलकर बिल्कुल सर, 100%। और हम आपके साथ हैं, और आपसे बहुत सारी उम्मीदें सर लोगों की हैं, और यहाँ पर ये सिलसिला चलते रहना चाहिए और चलता है। बहुत सारे जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, इन सब लीडर्स जो यहाँ पर अब तक आए हैं इन 3 सालों में, यदि उनका 1% भी आप फॉलो कर लेंगे तो आप यहाँ पर होंगे। तो आपको वो सब चीज़ें फॉलो करनी है और टारगेट लेना है, और एक दिन सर का कॉल आपके पास आएगा और आप यहाँ मेरी जगह बैठे होंगे। दैट्स ग्रेट दीपक सर, मुझे कई सारे लोग, स्पेशली यूथ आए हैं हमारे यहाँ पे, जी, जो कहते हैं कि सर मैं तो देखते देखते, चैनल को देखते देखते यहाँ पे आ गया। बिल्कुल सही। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि लोग सीख रहे हैं एक्चुअली। जी। तो ये एक तरह से यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी है सर आपने। थैंक यू सो मच दीपक सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सो ये थे दीपक कुमार सिंह, ज्ञान का भंडार है, कहानी उनकी सबको प्रेरित करती है। इसी प्रकार से अगले मंगलवार को एक बड़ी पर्सनैलिटी से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।